हेलो एंड वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 3 से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कॉमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी दाहिर, सी मोहम्मद गजनवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये था दाहिर, ठीक है। अरब आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वह था दाहिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2, पाल वंश का संस्थापक कौन है। यानी आपको बताना है पाल वंश का जो संस्थापक वह कौन था। ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी रामपाल, डी इनमें से कोई नहीं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था गोपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तारिक उल हिंद के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी शमशेर सिराज अफीफ, सी अल बरूनी, डी वर्नी। तो गाइस ये था अल बरूनी, ठीक है। तारिक उल हिंद के लेखक जो थे वे थे अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का द्वितीय लड़ाई हुई थी यानी कब हुई थी ये बताना है। ऑप्शन है ए 1188, बी 1190, सी 1192, डी 1194। तो गाइस तराइन की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1192 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी शब्द संबंधित था यानी कि आपको बताना है श्रेणी शब्द जो है वह किससे संबंधित था। आपका ऑप्शन है ए किसानों के संघ से, बी शिक्षकों के संघ से, सी विद्यार्थियों के संघ से, डी व्यापारियों के संघ से। तो गाइस श्रेणी शब्द जो संबंधित था वो था व्यापारियों के संघ से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद गौरी। तो गाइस गुलाब वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह था इल्तुतमिश, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और शासक बनाने में पहला बंदायु का राजा बना। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया यानी कि आपको बताना है तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया वह किस ईस्वी में किया। आपका ऑप्शन है ए 1398 ईस्वी में, बी 1399 ईस्वी में, सी 1400 ईस्वी में, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस जो ये तैमूर लंग ने आक्रमण किया था वह क्या था 1398 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये आक्रमण में तुगलक वंश के लिए काफी घातक सिद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध की विजय से संबंधित कर था यानी कि युद्ध की विजय से संबंधित कौन सा कर था ये बताना है। आपका ऑप्शन है ए खिराज, बी जकात, सी जजिया, डी खम्स। तो गाइस युद्ध की विजय से संबंधित जो कर था ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, ये था खम्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खम्स। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। आपका ऑप्शन है ए ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। तो गाइस कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया वो करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और उसकी उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, ठीक है। स्टार्ट किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में 11, पाल शासक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। ये भी सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय महत्वपूर्ण कारण धन लूटना था। तो ये बिल्कुल सही था, धन ही लूटना मोहम्मद गजनवी का मेन कारण था, ठीक है। तो राइट आंसर सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज को उसने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो की रचना अल बरूनी ने की थी। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, ये की थी चंद्रवदाई, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखना किसने की थी, चंद्रवदाई ने, किसने नहीं की थी, अल बरूनी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंध पर आक्रमण के समय यहाँ के शासक दाहिर थे। ट्रू या फॉल्स, या सत्य या औसत, इसमें आपको आंसर देना है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिंध पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक दाहिर थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो बलबन के दरबार में मंत्री थे। तो अमीर खुसरो बलबन के दरबार में मंत्री थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण नीति मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया। ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति जो लागू किया था वह क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति जो लागू किया था वह क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, इक्तादारी राजस्व व्यवस्था
शेरशाह द्वारा लागू किया गया। तो ये बिल्कुल लागू किया गया, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली में अपना आवास बनाया। तो ये बिल्कुल बनाया, सत्य है, ट्रू है। ठीक है। तो गाइस आज तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को जो जाना जाता है वह किस ईस्वी से किस ईस्वी तक जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन है ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी भोगवा नदी, डी झेलम नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपका ऑप्शन है ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि कहाँ तक फैली थी। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधी और बलूचिस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधी और बलूचिस्तान तक फैली थी। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। आपका ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखलदास बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी राखलदास बनर्जी। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आपका ऑप्शन है ए सुरकोटदा में, बी बनावली में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सुरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपका ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग, डी लोह युग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपका ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो किन नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन है ए रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी झेलम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी शहरीय, सी यायाबाद या फिर खानाबदोश, डी जनजातीय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शहरीय या फिर नगरीय भी कहा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी को शहरीय या फिर नगरीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई। आपका ऑप्शन है ए राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आपका ऑप्शन है ए ईंटे से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ईंटे से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटे से। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए द्राविड़, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, डी अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी लिपि से थी? यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे तेज थे? आपका ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कपास। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आपका ऑप्शन है ए मातृ शक्ति में, बी आत्मा में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी कर्म कांड में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मातृ शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपका ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिसिंघम, डी दयाराम साहनी। आपका सही ऑप्शन है डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी लोथर, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लोथर। क्वेश्चन नंबर 19, कोवे और लोमड़ी की कहानी जो पंचतंत्र की कहानी में लिया गया है उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन है ए लोथर से, बी रोपड़ से, सी हड़प्पा से, डी रंगपुर से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लोथर से। क्वेश्चन नंबर 20, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी चौधरी, डी लोथर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लोथर में। क्वेश्चन में 21, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? गैस ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट करो कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। ऑप्शन है कांस्य युग, लौह युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त थे? आपका ऑप्शन है ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी पाकिस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण योजना, बी नगरीय योजना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नगरीय योजना या फिर शहरी योजना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी
नगरीय या फिर शहरी योजना। 40 अमीरों का दल किसने गठित किया था? सुल्तान रजिया, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इसे 40 दल या 40 अमीरों का दल भी कहा जाता है। इसे गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलजी वंश की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने या नासिरुद्दीन खुसरो ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 98 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहा था? तो ये कहा था एल्फिस्टन ने। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास में पागल, सनकी, रक्त पियासु आदि के नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर अवस्थित था। दोस्तों अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, शेरशाह, अकबर या जहांगीर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बाबर। और अंतिम कौन था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलबदन ने। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेरशाह का मकबरा स्थित है पटना में, आगरा में, सासाराम में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा स्थित है भारत के बिहार राज्य सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐना ए अकबरी के लेखक कौन थे? ये थे अब्बुल फजल। अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अब्बुल फजल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में, कंधार में, अमरकोट में या ठट्टा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमरकोट में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बाबर की, राणा सांगा की, हुमायूं की या शेरशाह की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुमायूं की। चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान के शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार के बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। इसमें शेरशाह विजय हुआ और हुमायूं पराजय। पहला क्वेश्चन है, तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1188 ईस्वी में, बी 1190 ईस्वी में, सी 1192 ईस्वी में, डी 1194 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, श्रेणी शब्द संबंधित था। आपका ऑप्शन है ए किसानों का संघ से, बी शिक्षकों के संघ से, सी विद्यार्थियों के संघ से, डी व्यापारियों के संघ से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी व्यापारियों के संघ से। श्रेणी शब्द संबंधित था व्यापारियों के संघ से। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद गौरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी परिवर्तित किया? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी फिरोज शाह तुगलक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी बलबन ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी परिवर्तन किया? तो ये किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 5, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। आपका ऑप्शन है ए 1398 ईस्वी में, बी 1399 ईस्वी में, सी 1400 ईस्वी में, डी 1405 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1398 ईस्वी में। तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, युद्ध की विजय से संबंधित कर था। आपका ऑप्शन है ए खिराज, बी जकात, सी खम्स, डी जजिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी खम्स। युद्ध की विजय से संबंधित कर था तो ये था खम्स। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? आपका ऑप्शन है ए ऐबक ने, बी बलबन ने,
सी इल्तुतमिश ने, डी रजिया ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा था। आपका ऑप्शन है ए दाहिर, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी हज्जाज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए दाहिर। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो ये था दाहिर। क्वेश्चन नंबर 9, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी इनमें से कोई नहीं। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। क्वेश्चन नंबर 10, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है ए 1192 ईस्वी में, बी 1888 ईस्वी में, सी 1190 ईस्वी में, डी 1191 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आपका ऑप्शन है ए ऊन, बी सूती, सी रेशम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऊन। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्द का अर्थ जो होता है वह है ऊन। क्वेश्चन नंबर 12, लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी पुरी, सी कलकत्ता, डी तमिलनाडु। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व संबंधित सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था। आपका ऑप्शन है ए किसानों की स्थिति को सुधारना, बी अपनी शक्ति को संगठित करना, सी प्रजा को संपन्न करना, डी अधिक धन कमाना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अपनी शक्ति को संगठित करना। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व संबंधी सुधारों का क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो ये था अपनी शक्ति को संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 14, 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी रजिया सुल्तान। आपका सही ऑप्शन रहेगा सी इल्तुतमिश। 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथमता देवी राजत्व सिद्धांत किसने स्थापित किया? आपका ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया सुल्तान, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी बलबन। प्राथमता देवी राजत्व सिद्धांत किसने स्थापित किया? ये किया बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 16, भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता थे। आपका ऑप्शन है ए कबीर, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी शंकराचार्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन है ए सालुव वंश का, बी संगम वंश का, सी तुलुव वंश का, डी आर्विडु वंश का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तुलुव वंश का। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के थे। उन्होंने विजयनगर पर 1509 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक शासन किया था। राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक था। आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी आराम शाह, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 19, बाजार नियंत्रण की नीति लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण की नीति लागू करने वाले दिल्ली सल्तनत कौन थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजा को हराने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताएं। आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मोहम्मद बिन कासिम। भारतीय राजा को हराने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो गाइस अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। यहाँ पे ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 2 है अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? यानी आपको बताना है अरब आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वह कौन था? जयपाल, आनंदपाल, दाहिर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जोड़ लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा दाहिर। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ये था दाहिर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंध का प्रथम सफल विजेता कौन था? यानी आपको बताना है सिंध का जो प्रथम सफल विजेता था वह कौन था? हज्जाद, मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर या मोहम्मद गौरी। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सिंध का प्रथम सफल विजेता कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया? यानी आपको बताना है सिंध पे अरबों ने जो आक्रमण किया वह कब किया? 1662 ईस्वी, 326 ईस्वी, 712 ईस्वी या 1911 ईस्वी। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 712 ईस्वी। ठीक है, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया? तो ये किया 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहम्मद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण भारत पर किस सन में किया? यानी कि किस ईस्वी में किया ये बताना है। 1001, 1000, 1002 या 1008। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत पे मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1025, 1026, 1027 या 1028। भारत पे मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो हुआ वह हुआ 1027 में। ठीक है, पहला आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ 1002 में और लास्ट 1027 में। ठीक है, यानी कि 25 वर्ष तक ये आक्रमण किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया? यानी आपको बताना है सोमनाथ मंदिर पर जो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया वह कब किया? 1025, 1027, 1015 या 1020। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पे जो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया वह किया 1025 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1025। क्वेश्चन नंबर 8 है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्क समाज की स्थापना करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, हिंदू मंदिरों मूर्तियों को ध्वस्त करना या भारत के अपार संपत्ति को लूटना। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत की अपार संपत्ति को लूटना। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था वह था भारत की अपार संपत्तियों को लूटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मोहम्मद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? यानी आपको बताना है मोहम्मद गजनवी के समय जो भारत की स्थिति थी वह कैसी थी? तो ये थी भारत में राजनीतिक एकता एवं स्थिरता का अभाव था, शासक संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक परिणाम था। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पे आक्रमण किया उसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? भारतीय संपत्ति का लूटा जाना, हिंदू राजशाही का विनाश, भारत में इस्लाम का प्रवेश या भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदू शाही राजा का विनाश। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ये था हिंदू शाही राजा का विनाश। क्वेश्चन में 11 है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गौरी के जो भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वह था साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, भारत में साम्राज्य की स्थापना करना मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था।
क्वेश्चन 12 है, मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों पर अपना प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया? कुवाचा को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों पर अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? तो ये क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? यानी आपको बताना है तराइन की द्वितीय युद्ध जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया? ऑप्शन है आनंद पाल को, जयचंद्र को, पृथ्वीराज चौहान को या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? ये क्या था? पृथ्वीराज चौहान को। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध था? पंजाब, मुल्तान, सिंध या वाड़ा? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुल्तान। ठीक है, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था मुल्तान के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पीछे निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? यानी आपको बताना मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के पीछे निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? महत्वाकांक्षा की पूर्ति, धन की लालसा की पूर्ति, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की इच्छा या विजय और सत्ता की कामना की पूर्ति? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा धन की लालसा की पूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के भारतीय क्षेत्र का स्वामी कौन बना है? तो ये बना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ कब हुआ? 1191, 1192, 1193 या 1206? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1192। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ, ये हुआ 1192 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसे लाख बखश या लाखा बादशाह कहा जाता है? बलबन, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया? गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, निम्न में से किससे लाख बखश या लाखा बादशाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर से, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को दिल्ली की गद्दी से उतारकर कब सुल्तान बना? 1208, 1210, 1211 या 1212? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1211 में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकार आराम शाह को दिल्ली की गद्दी से उतारकर कब सुल्तान बना? तो ये बना 1211 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा, यानी आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा वह कौन था? आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आराम शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? तो ये बैठा आराम शाह। क्वेश्चन में कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अधिकांश रही, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अधिकतर समय तक रही दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या लखनौती में? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अधिकांशतया रही लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजरोहण हुआ, यानी आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजरोहण हुआ वह कब हुआ? 1192, 1206, 1208 या 1210? तो ये हुआ 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1206। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष स्वतंत्र शासक बना? 1210, 1205, 1206 या 1117? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष स्वतंत्र शासक बना? तो ये बना 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1206। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई, कैसे हुई? पोलो खेलते समय, युद्ध करते समय, शिकार खेलते समय या घोड़े की निरीक्षण करते समय? तो गाइस 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई, ये हुई पोलो खेलते समय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पोलो खेलते समय। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया, यानी आपको बताना है दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक कौन शासन किया? दास वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो गाइस ये किया तुगलक वंश ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वह किया तुगलक वंश ने। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो पार्ट 2 जरूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं अनुराग गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 2 जनरल एंड सब्सिडी से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस क्वेश्चन में 26 है, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, यानी आपको बताना है इल्तुतमिश जो दिल्ली का सुल्तान बना वह कब बना?
ऑप्शन है 1210, 1211, 1212 या 1236। तो ये बना 1211 ईस्वी में, ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत कब बना? तो ये बना 1211 ईस्वी में। क्वेश्चन 27 है, इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, यानी आपको बताना है कि इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी जो मनोनीत किया था वह किसे किया था इनमें से? रजिया को, बहराम शाह को, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को या बलबन को? तो गाइस ये किया था रजिया को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रजिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? रजिया, बहराम शाह, अलवन या रुकुनुद्दीन फिरोज शाह? तो ये बैठा रुकुनुद्दीन फिरोज, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा? तो ये बैठा रुकुनुद्दीन फिरोज। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया यह है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में शुद्ध अरबी टका और जित्तल को सर्वप्रथम चलाया, यानी आपको बताना है भारत में जो शुद्ध अरबी टका चला और जित्तल को सर्वप्रथम चलाया वह किसने चलाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सुल्तान रजिया या बलबन? तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने, ठीक है। भारत में शुद्ध अरबी टका और जित्तल सर्वप्रथम चलाया, ये चलाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। क्वेश्चन में 31 है, किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों का एक दल का निर्माण कराया जिसे चालीसा का मंडल कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश या बलबन? गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश ने, ठीक है। किस शासक ने प्रशासन के लिए प्रमुख सरदारों और अमीरों का एक दल का निर्माण कराया जिसे जिसे चालीसा का एक मंडल कहा गया है? तो ये कराया इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था? चंगेज खां, हलाकू, मगन या यदुज? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा चंगेज खां। इल्तुतमिश के समय किस मंगोल नेता से दिल्ली की सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था? तो ये हुआ था चंगेज खां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इलवड़ी तुर्क वंश का संस्थापक कौन था? यानी आपको बताना है इलवड़ी तुर्क वंश का जो संस्थापक था वह इनमें से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नासिरुद्दीन मोहम्मद? गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बलबन, ठीक है। इलवड़ी तुर्क वंश का संस्थापक जो था वह था बलबन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था? यानी आपको बताना है इल्तुतमिश जो कबीले का तुर्क था वह किस कबीले का तुर्क था? ऑप्शन है गजनी, ईरानी, तुर्कस्तान या इलवड़ी? तो ये था इलवड़ी कबीले का तुर्क, ठीक है। इल्तुतमिश किस कबीले का तुर्क था? तो ये था इलवड़ी का। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश क्या था? यानी आपको बताना है सुल्तान बनने से जो पहले इल्तुतमिश था वह क्या था? तो ये था बदायूं का सूबेदार, ठीक है। बदायूं का यह सूबेदार था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? यानी आपको बताना है मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया है वह कुल कितनी बार किया है? 14 बार, 15 बार, 16 बार या 17 बार? तो ये क्या है 17 बार, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? तो ये किया है 17 बार। पहला आक्रमण कब किया है? तो ये किया है 1002 में। लास्ट आक्रमण कब हुआ है? तो ये हुआ है 1027 में, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वह कब हुआ था? 1190, 1192, 1191 या 1193? तो गैस ये हुआ था 1192 को, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह हुआ था 1192 को। फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? यानी आपको बताना है दिल्ली सल्तनत पर कुल वंशों ने जो शासन किया वह कितने थे? 3, 4, 5 या 6? तो ये थे 5 वंश, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वंश। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की? यानी आपको बताना है गुलाम या दास वंश की जो स्थापना किया वह किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या नासिरुद्दीन मोहम्मद ने? तो गाइस ये किया नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बलबन सुल्तान बनने से पूर्व किसका वजीर था? यानी आपको बताना है बलबन जो सुल्तान बना उससे पहले वह किसका वजीर था? इल्तुतमिश का, नसीरुद्दीन मोहम्मद का, केकूबाद का या रजिया का? अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद का, ठीक है। बलबन सुल्तान बनने से पहले किसका एक वजीर था? तो ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद का। क्वेश्चन में 41 है, निम्न शासकों में से किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को नष्ट किया? नसीरुद्दीन, बहराम शाह, फिरोज शाह या बलबन ने?
तो ये किया बलबन ने, ठीक है। निम्न शासकों में से किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों के गुट को नष्ट किया? तो ये किया बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, बलबन ने शासक के रूप में कौन सा कार्य नहीं किया? तो बलबन ने शासन के रूप में कौन सा कार्य नहीं किया? तो ये नहीं किया प्रांतों में स्वतः शासन की व्यवस्था, ठीक है। प्रांत में स्वतः शासन की व्यवस्था बलबन ने शासन के रूप में कार्य नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गाइस ये था बलबन, ठीक है। सिजदा की प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था बलबन। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर निम्न में से किस सन में आक्रमण किया? यानी कि कौन सा वर्ष था जिसमें मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया? 1025, 1027, 1000 या 1028? तो गाइस ये क्वेश्चन मैं पहले वाला वीडियो में कवर अप कर चुका हूँ, अगर आपने देखा है तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 1025, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ये क्या था 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुलाम वंश के सुल्तान की नियुक्ति होती थी, यानी आपको बताना है गुलाम वंश के जो सुल्तान की नियुक्ति होती थी वह किस प्रक्रिया के द्वारा होती थी? तो ये होता था चयन व मनोनयन द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चयन व मनोनयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बलबन किस शासक का प्रख्यात शासक था? तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश? तो गाइस ये था लोधी वंश का, ठीक है। बलबन किस वंश का प्रख्यात शासक था? तो ये था लोधी वंश का। क्वेश्चन नंबर 47 है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया बेगम या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बलबन, ठीक है। गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था बलबन। क्वेश्चन नंबर 48 है, काफी क्रूरता वाला क्वेश्चन है, अगर आपको खून खराबा से डर लगता है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लगभग 100 जीवित विद्रोहियों के सिर पैर तक खाल खिंचवाए और उनकी खालों में भूसा भरवाया और उसमें कुछ लाशों को नगर के फाटक पे लटका दिया? तो ये क्या था? बलबन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? यानी आपको बताना है भारत में जो प्रथम महिला शासक थी वह कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, महारानी लक्ष्मीबाई या जोधाबाई? तो ये थी रजिया सुल्तान, ठीक है। भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 50 है, बलबन दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? यानी आपको बताना है बलबन जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा वह कब बैठा? 1246, 1249, 1266 या 1268 में? तो गाइस ये बैठा 1266 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1266। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुई? यानी आपको बताना है रजिया दिल्ली के जो सिंहासन पर आसीन हुई यानी बैठी वह कब बैठी? ऑप्शन है 1211, 1236, 1240 या 1266। तो ये बैठी 1236 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 1236। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 52 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से निम्न वर्गों में से किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ? सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को, किसानों को, व्यापारियों को या शिल्पियों को? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सैनिक व दिल्ली के नागरिकों को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से निम्न वर्गों को जो लाभ प्राप्त हुआ वह किन वर्गों को हुआ? तो सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 53 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू की गई यानी कहाँ पे की गई ये बताना है। सिर्फ दिल्ली में, साम्राज्य के सभी प्रमुखों में, दिल्ली एवं निकट के भू क्षेत्रों में या समस्त साम्राज्य में? तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू की गई तो ये की गई सिर्फ दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54 है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा? यानी आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा वह कब बैठा? 1296, 1316, 1297 या 1298? तो ये बैठा 1296 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1296। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल या सनकी कहा जाता है? गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। दिल्ली के किस सल्तनत को पागल या सनकी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न दिल्ली सुल्तानों में से किसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी पर किलों का कतार बनवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद तुगलक? तो गाइस ये बनवाया बलबन ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्राह्मणों से जजिया वसूल करने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था तो ये था फिरोज तुगलक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिल्ली सुल्तानों में से एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी प्रजा को 24 करोड़ से मुक्त किया था तो ये किया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने
संरक्षण प्रदान किया यानी कि सुरक्षा प्रदान किया? अरबी की, तुर्की की, पर्शियन की यानी फारसी की या उर्दू की? तो ये किया पर्शियन की, ठीक है, यानी कि फारसी की। किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया? ये किया फारसी की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली सुल्तान के एक सुल्तान ने अशोक महान के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित कराया, वह सुल्तान था? यानी कि उस सुल्तान का नाम बताना है। इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो ये कराया फिरोज तुगलक ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान ने अशोक महान के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित कराया, वह सुल्तान था? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 61 है, अलाउद्दीन की सेना ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया, यानी आपको बताना है सबसे अधिक बार जो आक्रमण किया वह कहाँ पे किया था? मालवा पे, मथुरा पे, देवगिरी पे या उड़ीसा पे? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवगिरी पे, ठीक है। अलाउद्दीन की सेना ने सबसे अधिक बार जो आक्रमण किया था वह किया था देवगिरी पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, अलाई का दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो अलाई का दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अजमेर में 2.5 दिनों का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? गाइस ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान रखना आप। तो 2.5 दिनों का झोपड़ा का निर्माण जो कराया था वह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 64 है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण नीति का कौन सा उद्देश्य या कारण नहीं था? तो ये नहीं था जनहित की भावना, ठीक है, जनहित की भावना इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65 है, अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का तरीका क्या था? यानी आपको बताना अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का जो तरीका था वह इनमें से कौन सा था? मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास या कोड़ा मारना? तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोड़ा मारना, ठीक है। अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का तरीका क्या था? तो ये था कोड़ा मारना। क्वेश्चन नंबर 66 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों पर जो नए कर लगाए थे वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे चारागृह एवं गिरीकर, ठीक है, चारागृह एवं गिरीकर। क्वेश्चन नंबर 67 है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी, यानी आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिणी भारतों के प्रति नीति थी वह इनमें से कौन सी थी? साम्राज्य विस्तार, धन लूटना, इस्लाम का प्रसार करना या अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना? तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा धन लूटना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत के प्रति जो नीति थी वह नीति थी धन को लूटना। क्वेश्चन नंबर 68 है, भूराजस्व प्रथा सर्वप्रथम निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने प्रचलित की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। भू राजस्व प्रथा सर्वप्रथम निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने प्रचलित की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुगल वंश की अंतिम शासक का वध करवाकर खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस सुल्तान के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? यानी आपको बताना है किस सुल्तान के समय में, यानी कि भारत में कौन सा सुल्तान था जिस समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पे? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन या फिरोज तुगलक? तो गाइस ये था बलबन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूफी संप्रदाय के निम्न शाखाओं में से कौन सा शाखा भारत में अधिक लोकप्रिय हुई? तो ये हुई थी चिश्ती शाखा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चिश्ती शाखा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुल्का ने की थी, कब की थी ये बताना है, ठीक है। 1336, 1347, 1337 या 1346? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये की थी 1336 में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1336। क्वेश्चन नंबर 74 है, हजारों मंदिरों तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, यानी आपको बताना है कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? 1209, 1210, 1208 या 1206? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये हुआ था 1210 ईस्वी में, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1210 में। तो क्वेश्चन में 76 है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था? यानी कि आपको बताना है कि अमीर खुसरो जो था वह किसके शासनकाल में था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, जूना खां किस सुल्तान का नाम था? यानी आपको बताना है जूना खां जो था वह किस सुल्तान का नाम था? ऑप्शन है गयाउद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का,
अलाउद्दीन खिलजी का या फिरोज तुगलक का। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, जूना खां किस सुल्तान का नाम था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस तुगलक सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे? यानी आपको बताना किस तुगलक सुल्तान ने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के जारी किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाओ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किस तुगलक सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश का कौन शासक अपनी लोक कल्याणकारी नीति के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या बलबन। तो गाइस ये जाना जाता है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का कौन शासक अपनी लोक कल्याणकारी नीति के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 80 है, फारस वास्तुकला की कौन सी विशेषता है जिसे तुर्क भारत लाए? तो गाइस ये है नुकीली मेहराब वो गुम्मद दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नुकीली मेहराब वो गुम्मद दोनों। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसके शासन काल में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, किसके शासन काल में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। क्वेश्चन नंबर 82 है, विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कहलाते थे, यानी कि अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था ये बताना है। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है 8 प्रसिद्ध पहलवान, 8 प्रसिद्ध कवि, 8 प्रसिद्ध सैनिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 प्रसिद्ध कवि। ठीक है, विजयनगर राज्य के शासन कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कहलाते थे, तो ये कहलाते थे 8 प्रसिद्ध कवि। ठीक है, क्वेश्चन में 83 है, हजारा मंदिर तथा विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, भक्ति मार्गी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कृष्ण मार्गी शाखा। हजारा मंदिर तथा विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण मार्गी शाखा ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया, यानी आपको बताना है चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ बनवाया था वह किसने बनवाया था? ऑप्शन है संग्राम सिंह, उदय सिंह, राणा कुंभा ने या प्रताप सिंह। तो गाइस आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा राणा कुंभा ने। ठीक है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो ये बनाया था राणा कुंभा ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सबसे पहले कौन आया था? यानी आपको बताना है भारत में जो सबसे पहले आया था वह इनमें से कौन आया था? ऑप्शन है मेगस्थनीज, हेवेनसंग, मार्को पोलो, इवन तूता। तो गाइस ये जो आया था ये आया था मेगस्थनीज। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 86 है, 1 लाख मकबरा वो 60 गुम्बद मस्जिद का निर्माण कराया, तो ये कौन कराया ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद तुगलक, कुतुब शाह या सिकंदर शाह। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। 1 लाख मकबरा वो 60 गुम्बद मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 87 है, अभागा आदर्शवादी कहलाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, आदिल शाह, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। तो गाइस आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अभागा आदर्शवादी कहलाने वाला शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 88 है, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। तो गाइस ये दी थी मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, विजयनगर राज्य का प्रथम शासक कौन था? यानी आपको बताना है विजयनगर राज्य का जो प्रथम शासक था वह कौन था। ऑप्शन है बुक्का, हरिहर, कृष्णदेव राय या हरिहर द्वितीय। तो गाइस ये था हरिहर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा हरिहर। विजयनगर राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये था हरिहर। क्वेश्चन नंबर 90 है, विजयनगर राज्य के प्रथम शासक हरिहर किस वंश के थे? अरिवंदु वंश के, सलूब वंश के, संगम वंश के या तलुब वंश के। तो गाइस ये थे संगम वंश के। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। विजयनगर राज्य के प्रथम शासक हरिहर किस वंश के थे? तो ये थे संगम वंश के। क्वेश्चन नंबर 91 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर शासक का कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म या जैन धर्म। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैष्णव धर्म। ठीक है, विजयनगर शासकों का कौन सा धर्म था? तो ये था वैष्णव धर्म। क्वेश्चन नंबर 92 है, संत बल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म के किस शाखा को अपनाया? ऑप्शन है रामा मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, भक्ति मार्गी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो गाइस अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा कृष्ण मार्गी शाखा। ठीक है, संत बल्लभाचार्य ने वैष्णव धर्म की किस शाखा को अपनाया था? तो ये अपनाया था कृष्ण मार्गी शाखा को। क्वेश्चन नंबर 93 है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यानी आपको बताना है महाराष्ट्र के जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे वह कौन थे? रामानंद चार्य थे, विट्ठल स्वामी थे, चैतन्य महाप्रभु थे या हरिदास थे। तो गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखना। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 94 है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पर आंसर इसमें अलग है। ठीक है, इसमें आंसर है नामदेव। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में नामदेव दिया है तो आप नामदेव के साथ चले जाएं। अगर चैतन्य महाप्रभु दिया है तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगर चैतन्य महाप्रभु दिया है और नामदेव दोनों दिया है तो इसके साथ आपको जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन का सूत्रपात एवं प्रसार किसने किया? रामानंद चार्य ने, विट्ठल स्वामी ने, चैतन्य महाप्रभु ने या हरिदास ने। तो गाइस ये किया चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन का सूत्रपात एवं प्रसार किसने किया? तो ये किया चैतन्य महाप्रभु ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वंश के शासनकाल में किया? यानी आपको बताना है तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया उस समय किस वंश का शासनकाल चल रहा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तुगलक वंश। तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया वह किस वंश के शासन काल में किया था? तो ये किया था तुगलक वंश के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? यानी आपको बताना है भारत में जो तुगलक वंश का संस्थापक था वह इनमें से कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 98 है, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना है। यानी आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक कब सुल्तान बना? 1325 ईस्वी में, 1326 में, 1327 में या 1328 में। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बना था 1325 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1325। क्वेश्चन नंबर 99 है, तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ था। यानी आपको बताना है तैमूर लंग का जो भारत पे आक्रमण हुआ था वह कब हुआ था? 1398, 1399, 96 या 1400 में। तो गाइस ये हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, तैमूर लंग का जो भारत पे आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1398 ईस्वी पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इब्न तुता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वह किस देश के पर्यटक था? यानी आपको बताना इब्न तुता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वह किस देश का पर्यटक था? ऑप्शन है चीन, ईरान, यूनान या अफ्रीका।
तो गाइस अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा चीन का। इवन तुता जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वह किस देश का पर्यटक था? तो ये था चीन का। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को जो जाना जाता है वह किस ईस्वी से किस ईस्वी तक जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी भोगवा नदी, डी झेलम नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपका ऑप्शन है ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि कहाँ तक फैली थी? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधी और बलूचिस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधी और बलूचिस्तान तक फैली थी। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखलदास बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी राखलदास बनर्जी। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए सुरकोटदा में, बी बनावली में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सुरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो किन नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी झेलम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण, बी शहरीय, सी यायाबाद या फिर खानाबदोश, डी जनजातीय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शहरीय या फिर नगरीय भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी को शहरीय या फिर नगरीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? आपका ऑप्शन है ए राखालदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल, सी दयाराम साहनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आपका ऑप्शन है ए ईंटे से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ईंटे से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंटे से। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए, द्राविड़, बी, ब्राह्मी, सी, खरोष्ठी, डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी लिपि से थी? यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे तेज थे? आपका ऑप्शन है ए, मुद्राएं, बी, कांसे के औजार, सी, कपास, डी, जौ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आपका ऑप्शन है ए, मातृ शक्ति में, बी, आत्मा में, सी, यज्ञ प्रणाली में, डी, कर्म कांड में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मातृ शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपका ऑप्शन है ए, सर जॉन मार्शल, बी, आर.डी. बनर्जी, सी, ए, कनिसिंघम, डी, दयाराम साहनी। आपका सही ऑप्शन है डी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए, कालीबंगन, बी, लोथर, सी, रोपड़, डी, मोहनजोदड़ो। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोथर। क्वेश्चन नंबर 19, कोवे और लोमड़ी की कहानी जो पंचतंत्र की कहानी में लिया गया है उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन है ए, लोथर से, बी, रोपड़ से, सी, हड़प्पा से, डी, रंगपुर से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लोथर से। क्वेश्चन नंबर 20, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए, कालीबंगा, बी, हड़प्पा, सी, चौधरी, डी, लोथर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लोथर में। क्वेश्चन में 21, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? गैस ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट करो कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। ऑप्शन है कांस्य युग, लौह युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त थे? आपका ऑप्शन है ए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन डी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, गुजरात, बी, राजस्थान, सी, पंजाब, डी, पाकिस्तान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए, हड़प्पा सभ्यता, बी, सिंधु सभ्यता, सी, सिंधु घाटी सभ्यता, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? आपका ऑप्शन है ए, ग्रामीण योजना, बी, नगरीय योजना, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नगरीय योजना या फिर शहरी योजना। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी नगरीय या फिर शहरी योजना। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताना। इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप कमेंट कर बताओ कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर खुद से दे पाए हो। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, समय के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।